जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट में जब आपको ऑक्सिन वाला पढ़ा रही थी, ऑक्सिन के रोल्स करा रही थी, तो वो किसी तरह वो वीडियो जो थी वो वहीं पर ही बंद हो गई। तो जिब्रेलिन जो था वो मैंने आपको एक टॉपिक तो उसमें कम्प्लीटली करा दिया था, सेकंड शुरू कराया था, लेकिन अब मैं दोबारा से करा देती हूँ आपको। जिब्रेलिन्स के रोल्स हम अब देखते हैं दोबारा से। तो फर्स्ट रोल जो है इसका वो है सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी का मतलब है कि सीड इनेबल है ग्रो करने के। सीड अगर ग्रो होके प्लांट में चेंज नहीं हो रहा, नहीं उग रहा, तो हम उसको कहेंगे सीड डोरमेंट है। तो डेफिनेशन है, इनएबिलिटी ऑफ अ सीड टू ग्रो इज कॉल्ड सीड डोरमेंसी। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन हम चूँकि जिब्रेलिन के रोल्स पढ़ रहे हैं तो हम इसमें ये देखेंगे कि जिब्रेलिन कैसे सीड डोरमेंसी को ख़त्म करता है और किस किस्म की सीड डोरमेंसी को ख़त्म करता है। हर किस्म की सीड डोरमेंसी को जिब्रेलिन ख़त्म नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, कोई भी सीड है आपके पास, उसको आप ग्रो करा रहे हैं, वो नहीं हो रहा, आप उसको पानी भी दे रहे हैं, आप उसको हवा भी दे रहे हैं, टेम्परेचर भी ठीक दे रहे हैं, फिर भी नहीं ग्रो कर रहा, तो इसका क्या मतलब है? वो सीड डोरमेंट है, वो रेस्टिंग पीरियड पे है, वो ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। तो बहुत सारे तरीक़ेकार हैं डोरमेंट सीड्स को ग्रो कराने के, लेकिन जिब्रेलिन जो है वो 2 किस्म के सीड्स को ग्रो कर सकता है। अगर उनकी इस किस्म की डोरमेंसी है तो वो ग्रो कर जाएंगे, अगर किसी और किस्म की है तो वो जिब्रेलिन से भी ग्रो नहीं करेंगे। हाँ जी, तो नंबर 1 है हमारे पास जो लेट्यूस सलाद होता है, उसके सीड्स को उगने के लिए रोशनी चाहिए। आप उनको पहले एक ख़ास टाइम पीरियड के लिए रोशनी में रखते हैं। रोशनी जब उन्हें मिलती है तो फिर वो जर्मिनेट करता है, अदरवाइज़ वो जर्मिनेट नहीं करता। लेकिन अगर आप रोशनी नहीं दे पा रहे किसी भी वजह से, तो आप उनके ऊपर क्या करें, जिब्रेलिन से उन्हें ट्रीट करें, फिर ग्रो कराएं तो वो ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। तो ये रोशनी का अल्टरनेट है, दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं। ऐसे सीड जो डोरमेंट हैं लाइट की वजह से, उनको अगर आप जिब्रेलिन से ट्रीट करें तो वो ग्रो कर जाते हैं। नंबर 2 है हमारे पास एप्पल, पीच। ये ठंडे इलाकों के पौधे हैं, टेम्परेट प्लांट्स हैं। इनके बीज तब तक नहीं उगते जब तक आप इनको चिलिंग ट्रीटमेंट ना दें, ठंडा ना करें। तो नेचुरली क्या होता है, नेचुरली इन इलाकों में जब सेब हमारे पास आता है, ये आता है, आड़ू आता है, तो वहाँ पर जो नीचे गिरा हुआ होता है उसके ऊपर क्या होती है, जैसे इसका सीज़न एंड होता है अक्टूबर के मौसम में, तो तब वहाँ पे बर्फ़बारी शुरू होती है। तो बर्फ़बारी की वजह से ये बर्फ़ के नीचे दब जाते हैं, ठीक है। जैसे बर्फ़बारी का सीज़न ख़त्म होता है, बर्फ़बारी ख़त्म हो जाती है, जाके पिघल पुगल जाती है बर्फ़, तो क्या होता है, ये वाले सीड जर्मिनेट कर जाते हैं, वहाँ पे नए पौधे उगाते हैं। या ये तो था नेचुरली। अगर आप ख़ुद उगाना चाहते हैं तो आपको इसको चिलिंग ट्रीटमेंट देना पड़ेगी। अगर आप चिलिंग ट्रीटमेंट नहीं दे सकते तो आप जिब्रेलिन्स को यूज़ करें, क्योंकि जिब्रेलिन्स भी इसका ऑल्टरनेट है, ठीक है। जिब्रेलिक एसिड रिप्लेस करता है नीड ऑफ लो टेम्परेचर फॉर सीड जर्मिनेशन, ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी सीड जर्मिनेशन। जब आप कोई भी सीड उगाते हैं तो सबसे पहले सीड क्या करता है, पानी को टेकअप करता है, ठीक है। ये मैं मोनोकोट्स के सीड्स के लिए बता रही हूँ। जिब्रेलिक एसिड का जो रोल है वो मोनोकोट सीड्स के बारे में पता है, डाइकोट्स के बारे में नहीं पता अभी तक। हाँ जी, तो आपने कोई भी मोनोकोट सीड लिया, उसको जर्मिनेट किया, वो सबसे पहले क्या करेगा, पानी को टेकअप करेगा। इसको हम कहते हैं इम्बाइबेशन ऑफ वाटर, ठीक है। जैसे ही पानी, बीज जो है वो पानी लेके फूल जाएगा, तो उसमें मौजूद एम्ब्रियो को पता चलेगा जी पानी मिल गया, लिहाजा एम्ब्रियो जो है वो जिब्रेलिन बनाना शुरू करेगा, ठीक है। और यहाँ से जिब्रेलिन जाएगी, उसी बीज में एंडोस्पर्म भी मौजूद होता है, एंडोस्पर्म में चली जाएगी वो जिब्रेलिन। अब एंडोस्पर्म में जो एल्यूरोन सेल्स हैं वो क्या करेंगे, वो अल्फ़ा माइलेज एक एंजाइम होता है वो बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। और ये एंजाइम स्टार्च को शुगर में चेंज करना शुरू कर देगा, ठीक है। जो प्लांट है, अब इस एम्ब्रियो ने एक छोटे पौधे में चेंज होना है उग के, तो जो प्लांट है वो स्टार्च को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता, उसको शुगर चाहिए, उसको ग्लूकोज चाहिए या सुक्रोज चाहिए, ठीक है। तो उसको कौन बना के देगा, ये तरीक़ाकार है बनाने के लिए। तो जिब्रेलिन रास्ते में आई है कहीं ना कहीं, तो जिब्रेलिन का इसका मतलब है रोल है सीड जर्मिनेशन में, ठीक है। अब जो पौधे में फूड स्टोर होती है वो किसी भी फॉर्म में होती है, स्टार्च, प्रोटीन, फैट, मिनरल, ठीक है। अब ये वाले जो नया पौधा एम्ब्रियो उग के जब नया पौधा बनता है, तो नया पौधा अभी ज़मीन से बाहर भी नहीं निकला होता, या वो अभी इस काबिल नहीं होता कि ना फोटोसिंथेसिस कर सके, ठीक है। उसकी रूट भी अभी इतनी नहीं होती कि वो ज़मीन से मिनरल्स ले सके,
ठीक है। तो अभी उसको क्या यूज़ करना पड़ता है, जो उसके अंदर स्टोर्ड चीज़ें होती हैं उसी को यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो जिब्रेलिन यहाँ पे रोल प्ले कर रही है, वो जो कंपाउंड्स उसके अंदर स्टोर्ड हैं उसको जिब्रेलिन ही का सिग्नल आता है, तो फिर फर्दर प्रोसेस चलता है और उनकी ब्रेक डाउन होती है, ठीक है। और उसको पौधा जो है वो यूज़ कर पाता है, कंज्यूम कर पाता है, ठीक है। और आपके पास जो है एम्ब्रियो जो है वो सीडलिंग में या नन्हे पौधे में चेंज हो जाता है। थर्ड है जिब्रेलिन का रोल स्टेम ग्रोथ पे। हाँ जी, तो स्टेम ग्रोथ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जिब्रेलिन का, स्पेशली स्टेम की इलोंगेशन में। जब आप जिब्रेलिन की एप्लीकेशन करते हैं तो जो पौधा है उसकी जो स्टेम होती है वो ज़्यादा लंबी हो जाती है, ठीक है। तो 2 किस्म के पौधों पे ये असर करती हैं, नंबर 1 जेनेटिकली डवार्फ प्लांट, नंबर 2 रोसेट प्लांट। अब देखते हैं जेनेटिकली डवार्फ प्लांट कौन सा। आपके पास मकई का पौधा है D1 D5, ये जो है ये डवार्फ ही रहते हैं, इनका कद छोटा ही रहता है, ये 1 से 2 फीट से ऊंचा मकई का पौधा नहीं होता, ठीक है। तो ये क्यों छोटे होते हैं, ये जेनेटिकली डवार्फ्ड प्लांट है, ठीक है। ये क्यों डवार्फ होते हैं, ये क्यों छोटे होते हैं, क्योंकि ये जिब्रेलिन जो है वो कुदरती तौर पर सिंथेसाइज नहीं कर पाते, ठीक है। लिहाजा पौधे का कद क्या रह जाता है, छोटा रह जाता है। लेकिन जब आप इसके ऊपर जिब्रेलिक एसिड अप्लाई करेंगे तो ये भी बाकी मकई के पौधों की तरह लंबे हो जाते हैं। नेक्स्ट है रोजेट ड्वार्फ। आपने ऐसे पौधे देखे होंगे जिनके पौधे के ऊपर अगर 2 पत्ते लगे हुए हैं ना, तो एक पत्ता थोड़ा नीचे लगा होता है ऊपर, तो बाकी पौधा थोड़ा स्टेम गुजरने के बाद थोड़ा ऊपर जाके लगा होता है, फिर काफ़ी गैप के बाद अगले पत्ते लगे होते हैं, ठीक है। तो वो जो गैप होता है, अगर वो किसी पौधे में बहुत कम हो, इतना कम हो कि पत्ते आपको ऐसे लगें जैसे साथ साथ एक ही सर्कल में लगे होते हैं। जैसे गुलाब के फूल में अगर आप पत्तियाँ देखें तो वो आपको ऐसे लग रही होती हैं जैसे एक ही चक्कर में सारी लगी हुई हैं, पास 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 लगी हुई हैं। तो इसीलिए इसको कहते हैं रोज़ेट, गुलाब की तरह की अपीयरेंस। जिस तरह मूली के पत्ते आपने लगे हुए देखे होंगे ऊपर, वो काफ़ी सारे पत्ते ऐसे लग रहे होते हैं जैसे एक ही जगह से निकल रहे हैं, ठीक है। इसी तरह पालक होती है, साग का भी इसी तरह होता है। साग के तो थोड़े गैप के होते हैं, लेकिन मूली और गाजर के तो बिल्कुल ही साथ साथ ही लगे हुए होते हैं। इसको हम कहते हैं रोजेटली डवार्फ प्लांट, ठीक है। अगर इस तरह पौधे के पत्ते लगे हुए हों किसी स्टेम पे तो हम उसको कहते हैं रोजेट स्टेम। और ऐसा अगर किसी पौधे में हो रहा है, लेकिन वैसे तो वो पौधा वैसा नहीं होता, लेकिन अगर किसी एक आधे पौधे में ऐसा हो रहा है कि वो रोजेट अपीयरेंस ले रहा है, लेकिन मूली का तो हर पौधा ही ऐसा होता है, गाजर का तो हर ऐसा होता है, लेकिन कोई ऐसा पौधा जिसके अंदर आपके पास इंटरनोडल लेंथ या 2 पत्तों के दरमियान फासला बाकी पौधों की निस्बत कम आ रहा है। ये अक्सर आपने गन्ना देखा होगा कि गन्ने के अंदर जो होती है उसकी स्टेम के अंदर जो उसकी होती है, क्या कहते हैं, इंटरनोड, 2 नोड्स के दरमियान फासला अक्सर के अंदर बहुत थोड़ा थोड़ा सा होता है, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा नॉर्मल पौधा आ रहा है तो आप उसके ऊपर जिब्रेलिन का स्प्रे करें तो उसकी क्या हो जाएगी, ये ग्रोथ, इस तरह की जो रोजेट अपीयरेंस है वो ख़त्म हो जाएगी। जिब्रेलिन उसके अंदर भी स्टेम इलोंगेशन कर देगी, इंटरनोडल ग्रोथ जो है वो लंबी कर। ओके, इसी टॉपिक में ना एक और डेफिनेशन दी हुई है, आपको नज़र आ रही है, बोल्टिंग। आपके पास रोजेट प्लांट है, उसकी स्टेम किसी भी वजह से बड़ी हो गई है, लंबी होना शुरू हो गई है, आपने जिब्रेलिन अप्लाई किया या वैसे ही किसी वजह से वो लंबी होना शुरू हो गई है, तो अब आप इसको कहेंगे बोल्टिंग। द रैपिड स्टेम इलोंगेशन ऑफ रोजेट प्लांट। वैसे वो रोजेट होता है, लेकिन वो क्या होगी, उसकी स्टेम जो है वो रैपिडली इलोंगेट होना शुरू हो गई है, तो इस अमल को हम कहते हैं बोल्टिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आपको जैसे कहा था कि मूली को देखें, उसके पत्ते कैसे होते हैं, करीब करीब होते हैं पहले पहले, लेकिन जब वो ही पौधा जब फ्लावरिंग पे जाता है, उसको बीज लगने होते हैं, उसको फ्लावर लगने होते हैं, तो तब उसमें से सेंटर में से एक लंबी सारी स्टेम निकलती है जिसमें से दूर दूर छोटा छोटा पत्ता लगा होता है, तो तब तो उसकी स्टेम की ग्रोथ बढ़ जाती है। तब आप उसको क्या कहेंगे कि पौधा कहाँ चला गया, बोल्टिंग पे चला गया। यस, तो ये पॉइंट अहम था जो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है रूटनिंग ऑफ कटिंग्स। तो ये बिल्कुल वही बात पीछे वाली
कि जो कटिंग आप लगाते हैं, कलम लगाते हैं, उसमें से रूट का निकलना जो है उसको हम कहते हैं रूटनिंग। तो पीछे हमने जो लास्ट मैंने वीडियो आपको अपलोड करके दी थी ऑक्सिन की, उसमें जो थी रूटनिंग जो है ऑक्सिन वो करता है, इंड्यूस करता है, लेकिन जिब्रेलिन जो है ये इनहिबिट करती है, एडवेंटिशियस रूट्स की जो है फॉर्मेशन उसको कम करती है। तो ये ऑक्सिन के एंटागोनिस्टिक के ऑपोजिट है। 5 पॉइंट है जी फ्लावरिंग इन प्लांट। ये कास्ट करती है 2 किस्म के पौधों में फ्लावरिंग, रोसेट लॉन्ग डे प्लांट्स में एंड वर्नलाइज रिक्वायरिंग बाइनियल्स में। रोसेट का मैंने आपको बता दिया है क्या होता है, लॉन्ग डे। लॉन्ग डे का मतलब है जो लंबे दिनों में, जब लंबे दिन आते हैं, रातें छोटी होती हैं, तब फूल दें। रोसेट भी हो और तब कब फूल दे, जब दिन लंबे होने शुरू हो जाए, तो इसको हम कहेंगे रोसेट लॉन्ग डे प्लांट। ठीक है। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा पौधा है जो कि इस सूरत हाल में आपके पास फूल देगा कि वो जब दिन लंबे होना शुरू होंगे, लेकिन अगर आप इन पौधों के ऊपर जिब्रेलिन का स्प्रे करेंगे, जिब्रेलिन अप्लाई करेंगे, तो जिब्रेलिन की एप्लीकेशन से वो रोसेट प्लांट जो है वो शॉर्ट डे में भी फ्लावरिंग कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट है वर्नलाइजेशन रिक्वायरिंग बाइनियल्स। बाइनियल्स वो पौधे होते हैं जो अपना लाइफ साइकिल 2 सालों में कंप्लीट करते हैं। मसलन प्याज का पौधा 2 सालों में लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। अगर आपको बीज दिया जाए तो आप बीज उगा के वापस बीज 2 सालों में दे सकते हैं। पहले साल में प्याज बनेंगे, ठीक है, अगले साल में वो प्याज जो आपने निकाल के रख लिए थे वो आप दोबारा से उगाओगे तो उनके ऊपर बीज आएगा। यही तरीक़ाकार होता है ना। इसी तरह गाजर का पौधा भी बाइनियल है। ठीक है। वर्नलाइजेशन का मतलब है कि ऐसा बाइनियल जिसको पहले लो टेम्परेचर चाहिए फ्लावरिंग देने के लिए, चिलिंग चाहिए फ्लावरिंग देने के लिए, लेकिन वो शर्त साथ में वो क्या भी है, बाइनियल भी है। तो इन पौधों के ऊपर अगर आप जिब्रेलिन का स्प्रे कर दें तो आप उसको चिलिंग ना करें, ठीक है, आप उसको लो टेम्परेचर ना दें, वो फिर भी फ्लावरिंग कर देगा। नेक्स्ट है सेक्स एक्सप्रेशन। ये भी पॉइंट जिब्रेलिन उसमें भी था, सॉरी ऑक्सिन में भी था। तो जो जिब्रेलिन है ना, ऑक्सिन तो फीमेल फ्लावर्स के नंबर को बढ़ा रहा था, ये जो जिब्रेलिन है ये मेल फ्लावर के नंबर को बढ़ाता है। तो यहाँ पर भी इसका इफ़ेक्ट ऑक्सिन के रिवर्स है। ठीक है। आपके पास कैनाबिस एक प्लांट होता है जो कि फीमेल प्लांट जो है कैनाबिस का, अगर आप उसके ऊपर जिब्रेलिन का स्प्रे करें तो वो मेल फ्लावर देता है। ठीक है। पीछे हमने यही प्लांट पढ़ा था कि अगर आप मेल कैनाबिस का प्लांट लें, उसके ऊपर आप ऑक्सिन का स्प्रे करें तो वो फीमेल फ्लावर देगा। अच्छा, नेक्स्ट है जी फ्रूट सेटिंग। फ्रूट सेटिंग भी मैंने बहुत सारे मतलब ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है बल्कि कि पौधे पे पॉलिनेशन होती है, छोटा सा भी फल होता है कि वो फल गिरना शुरू हो जाता है, इसको हम कहते हैं फ्रूट सेटिंग नहीं हुई, फल गिर रहा है। अगर आप फ्रूट सेटिंग करना शुरू चाहते हैं तो इसमें कौन हेल्प करती है, जिब्रेलिन हेल्प करती है। द स्टार्ट ऑफ फ्रूट ग्रोथ आफ्टर पोलिनेशन, उसको हम कहते हैं फ्रूट सेटिंग। अगर आप जिब्रेलिन का स्प्रे करते हैं तो फ्रूट सेटिंग में हेल्प करती है। बहुत सारे पौधों में, फॉर एग्जांपल एप्पल में, ग्रेप्स में हेल्प करती है और कमर्शियली यूज़ हो रही होती है। हाँ जी, इसके 7 पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट कमर्शियल एप्लीकेशन है वो आपने नहीं करनी, जस्ट रोल्स आपसे मांगे हुए हैं। तो यहाँ तक हमारा जिब्रेलिन का भी जो टॉपिक है वो कम्प्लीट हो गया। आपको कोई मसला हो, कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, आप इससे क्वेश्चन कर दें। कोई भी इशू आ रहा है इससे रिलेटेड वो भी आप कर दें। बुक वही है आपकी, उसी में से मैं सारा कोर्स करा रही हूँ जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दी थी। ठीक है। थैंक यू।